नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, हमें अपने देश की जो सुरक्षा एजेंसी हैं इनकी तारीफ करनी चाहिए और पूरा इनका हमको समर्थन करना चाहिए। इनसे ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए कि ये दिल्ली का जो हमला हुआ है इसमें सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके की प्लानिंग इन आतंकवादियों ने करके रखी थी, अगर उसमें ये पूरी तरीके से कामयाब हो जाते तो शायद ये भारत के इतिहास का एक सबसे बड़े हमलों में से एक माना जाता। इसके बारे में बड़ी बड़ी थ्योरीज लिखी जाती, ये हमला कैसे हो गया, सरकार को गिराने के लिए सड़क पे लोग मार्च निकालने लग जाते, एजेंसियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो जाती। मतलब इन सब तरीकों के कार्यवाही आपको फिर देखने को मिल जाती और पूरे विश्व पटल पे भारत की जो आज शाख बनी हुई है उस शाख को ये लोग धूमिल करने से जरा भी नहीं चूकते अगर इस प्रकार का कोई भी हमला करने में आतंकवादी कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों का साथ देना चाहिए और उनको धन्यवाद करना चाहिए कि आज हम आप बैठकर दिल्ली में हमला हुआ है इसको देख रहे हैं। ये समझ लीजिए इनकी पूरी प्लानिंग का कुछ परसेंट ही माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने लगभग 32 कार का इस्तेमाल करना चाहा था, जिससे 32 जगह पे अलग अलग ये अटैक करना चाह रहे थे। अब बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6 दिसंबर 1992 का दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उसी की बदला लेने के लिए ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में, राजधानी में अलग अलग हिस्सों में ये बम ब्लास्ट करना चाह रहे थे और एक तरीके से बदला लेने का पूरा प्रयास था। जिसमें इसमें क्या होता है कि देखिए, शुरुआत में 4 कारें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें जैसे लाल किले के आगे I-20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद जो संदिग्ध पकड़े जाते हैं इनसे पूछताछ होती है। पूछताछ से पता चलता है कि 2-3 कारें और ऐसी हैं जिसमें इस तरीके का विस्फोटक लगा हुआ है और ये शहर के अलग अलग इलाकों में देश में घूम रही हैं। जिससे में सुरक्षा एजेंसियां यदि आनन फानन में इन कारों को जब पकड़ती हैं तो देखिए, बॉम्ब स्क्वाड जो होता है वो पूरा कार की जांच पड़ताल करता है कि क्या उसमें बम बांध के रखा गया है या नहीं है। उसकी पूरी तरीके से जांच कर ली जाती है। उसके बाद इनको अंडर कस्टडी लिया जाता है, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा ऐसी थी कि उसमें कोई ऐसा बम नहीं लगा हुआ था। अब यही हम अगर बात करते हैं कि ये इस डेट में क्यों नहीं कर पाए ब्लास्ट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जिस ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की। सबसे पहले जो जैश-ए-मोहम्मद का बैनर पोस्टर लगा रहा था आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्टिव होने के कारण ही यह मामला परत दर परत खुलता चला आया, जो कि सहारनपुर, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और ये दिल्ली तक के आके पहुँचा। अलग अलग जगह पे छापेमारी हुई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि आतंकवादियों का एक केंद्र बना हुआ है, यहाँ पर भी पूरी तरीके से छापेमारी हुई और बहुत बड़ी मात्रा में आईडी और अन्य केमिकल पकड़े गए। अब वहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें असॉल्ट राइफल भी पकड़ी गई, गोला बारूद भी पकड़ा गया, रिमोट पकड़े गए, हर तरीके की चीज़ें जो बम के लिए बनाने और धमाके करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, सब कुछ एक तरीके से पकड़ा गया था, जिसके कारण आनन फानन में ही अटैक करने को मजबूर हो गए। आप यहाँ पे बात करिए कि लाल किले में जब ये दिवाली का दिन था, 20 अक्टूबर का दिन था, उस दिन ये अटैक करने का पूरी प्लानिंग थी इनकी कि हम 20 अक्टूबर के दिन हम लाल किले में पार्किंग के अंदर अटैक करना, ऐसा कुछ मतलब रिपोर्ट जो आई है उसके माध्यम से पता चला है। अब वहाँ पे आप देखिए कि जब 20 अक्टूबर था उस दिन दिवाली थी, लेकिन वो दिन था सोमवार का, और सोमवार को लाल किला पर्यटकों के लिए बंद रहता है। जाहिर सी बात है, प्लान पे पानी फिर गया तो इसको आगे पोस्टपोन कर लिया गया। और जब इतनी भीषण तरीके छापेमारी हो रही थी तो ये जो डॉक्टर उमर था वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया और वो ये लाल किले के सामने ही उसने, जो जहाँ पे हैवी ट्रैफिक रहता है, इतनी सारी पब्लिक रहती है, उसी के बीच में उसने एक तरीके से गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया और खुद भी उड़ गया और लोगों को भी एक तरीके से जान ले ली। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इन्होंने ये जो पूरा मटेरियल इकट्ठा किया, कैसे किया, कहाँ से किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि छापेमारी हुई है अलग अलग लोकेशन पे। कहाँ से ये उर्वरक में इस्तेमाल होने वाली अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से खरीदी गई, इसके लिए अलग अलग छापेमारी हुई। किस दुकान से लिया, कहाँ से लिया, इसकी पूरी जांच पड़ताल की गई। दुकानदारों को पकड़ा गया तो पता चला कि लगभग इन लोगों ने क्या किया था, 20 लाख रुपए नगद इकट्ठा करके रखे हुए थे। जितने भी संदिग्ध पकड़े गए इन सभी लोगों ने 20 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, जिससे क्या बोला था कि इनको 2600 किलो NPK खरीदेंगे, जो कि एक तरीके से खाद में इस्तेमाल करी जाती है, और दूसरा आप देखेंगे 1000 किलो अमोनियम नाइट्रेट खरीदेंगे, जिससे ये पूरी तरीके से ये आईडी बना सकें, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ी मात्रा में आईडी बना सकते हैं और अलग अलग जो इनको हमला करना था उसके लिए पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जिम्मा किसे दिया गया? इसका जिम्मा दिया गया, और ये डॉक्टर जो मुजम्मिल थे इनको दिया गया।
ये क्या करते थे, ये जाते थे लेते थे, लेकिन ये क्या करना, इनका एक काम था कि जो इसको खरीदने आते थे ये कुछ कुछ महीनों का गैप, 2-3 महीने को गैप से ये आके सामान को खरीदते थे। और इन्होंने एक चीज़ ये भी दिखाया था कि गुड़गांव में इनका एक पूरा फार्म हाउस है, फार्म हाउस में खेती किसानी के लिए भी इस्तेमाल करने के पर्पज़ से ये लेते जा रहे थे। इन सब तरीकों की बात सामने आना शुरू हो जाती है। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी मानसिकता, कितना बड़ा गेम प्लान कर रहे थे कि अपने आप को फार्म हाउस का मालिक भी दिखा रहे थे, उसके में खेती किसानी भी दिखा रहे थे, जिसमें से ये NPK लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सुने होंगे NPK जो होता है, नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड सल्फाइड, इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाद के रूप में और उनको अपने खेतों में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सब तरीकों की चीज़ों को इतनी आसानी से इन लोगों ने पूरा इकट्ठा कर लिया। अब इतनी आसानी से जब इकट्ठा कर लिया, जाहिर सी बात है ब्लास्ट तो कर ही दिया है। ब्लास्ट करने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा ही स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा, ना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ना हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि जो गृह मंत्री होता है उसका काम होता है देश के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था को बना के रखना। और ये हमला जो हुआ है, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है, इसमें अपने ही देश के नागरिक शामिल हैं, लेकिन इनके लिंक देखिए पाकिस्तान से निकल के आ रहे हैं, जैश ए मोहम्मद से निकल के आ रहे हैं। लेकिन अपने देश में ही कुछ लोगों ने इनकी मदद की होगी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में पैसा कहाँ से आया। पैसा आने के साथ साथ इनको जो और बम बनाने के लिए जो सामान की ज़रूरत पड़ती है, रिमोट से लेके हर तरीके की चीज़ें, वो कहाँ से आईं और कहाँ इनका सपोर्टिव कौन कौन आदमी था। इन सब तरीकों की जांच पड़ताल के लिए हमारे गृह मंत्री और हमारी जो देश के अंदर जो सुरक्षा एजेंसियां कार्य करती, इनकी ज़रूरत है। तो इन्होंने ये सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया है कि जो भारत पे इस तरीके का अटैक हुआ है, अब की बार एक ऐसा पनिशमेंट देंगे इन लोग को जो कि पूरा दुनिया की गवाही देगी कि भारत की तरफ दोबारा कभी कोई आंख उठाकर ना देख पाए। अब इनका ये काम क्या है, देखिए ये किस किन चीज़ों पे एक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया आपको, इनकी तरफ से फंडिंग इनको कहाँ से आ रही थी। अब इसमें फंडिंग के तौर पे आप देखेंगे तो उसमें निकल के आ रहा है कि इन्होंने अलग अलग NGO के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। उस NGO पे शिकंजा कसेगा, उस NGO के माध्यम से कौन इनको पैसा दे रहा था उनको पकड़ा जाएगा। उसके बाद देखिए जो भी बम बनाने का सामान है पाकिस्तान से आया, वो बांग्लादेश के थ्रू आया कि नेपाल से आया, कहाँ से आया, जिन जगह से आया, अपने देश के किन लोगों ने उसको रिसीव किया, किस तरीके से देश की सीमा के अंदर एंटर हुआ, इन सब तरीकों की जांच पड़ताल होगी। इन लोगों को भी पकड़ा जाएगा, इनको भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाएगा। फिर वहीं पे बात आती है उन लोगों की जो सिंपथाइज़र हैं। इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, लेकिन उसको फिर CNG का रूप दे देना, फिर उसके बाद कहना कि आतंकी फैमिली को न परेशान किया जाए, इन सब तरीकों की जो प्लानिंग और बातें सब करने लग जाते हैं तुरंत ही मीडिया में आके और पॉडकास्ट के माध्यम से अलग अलग उसको एक इमोशनल एंगल देने का प्रयास किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं अर्बन नक्सल, जो कि बहुत प्यार से हर बात को कह जाते हैं और उसको कहने के साथ साथ देश के लोगों के मन में थोड़ी थोड़ी अपनी बातों को डालने का प्रयास करते हैं। उन पर भी कड़े कानून बनाए जाएंगे, शायद ये इस तरीके के प्रतिबंध लगा दिए जाएं ताकि आगे ये लोग इस तरीके की बातें ना कर सकें। यही हम बात करें अगर तो अर्बन नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन दी गई हमारे गृह मंत्री की तरफ से। उसी तरीके से हमारे देश के अंदर जितने भी कूड़े कचड़े इकट्ठा हो रखे हैं, इनको भी ख़त्म करने का अब समय आ गया है और इन्होंने आह्वान कर दिया है। आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से इनका काम लगाया जा रहा है। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसमें लगभग 12 से 13 लोग की मृत्यु हुई है, और जो लोग घायल हुए हैं उनको कैसे कैसे तरीके के नुकसान हुए हैं आप ये देख सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए सब लोग को देखने ताकने, तो देखिए वहाँ पे सीधी सीधी बात है, जब इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, इतनी तेज़ी से शॉक वेव उत्पन्न होती है ब्लास्ट से, कान के पर्दे लोगों के फट जाते हैं। किसी लोगों को इतना बड़ा ट्रॉमा लग जाता है कि उस सदमे से निकलने के लिए उनको महीनों सालों, मतलब कितने दिन बीत जाएंगे कोई उसमें गारंटी नहीं है कितने दिन बाद वो वहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि अपनी एक जो डेली रूटीन में लाइफ चल रही होती है उससे हट के उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके डर से और उस खौफ से निकलने में ही उनको बहुत लंबा समय लग जाता है। कितने लोग सुन नहीं पाएंगे, आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है। इन सब तरीक़ों से एक क्या होता है, जिसकी मृत्यु हो गई वो तो चला गया, लेकिन जो लोग अभी जीवित हैं वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। उनको उनकी स्थिति से निकाल पाना ही बहुत बड़ा एक समझ लीजिए चैलेंज बन जाता है। इस तरीक़ों की स्थितियाँ भी बन के आई हैं उन लोगों से। अब देखिए जो डॉक्टर उमर है जिसने ये दिल्ली के लाल किले के सामने अटैक किया था, अपनी कार को उड़ाया था, उसके घर को भी उसी IED की तरह IED से उड़ा दिया गया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां गईं, सुरक्षा बल गए और वहाँ पे इनके घर में IED लगा के इनको पूरा डिसमेंटल कर दिया गया। 2 मंजिल का पूरा मकान था
जिसे पूरा धराशाही कर दिया गया है। आप ये फोटो भी देख सकते हैं जिसको धराशाही किया गया है। अब ये कुछ इस तरीके से है। अब ये क्या है, तो यूएपीए के तहत इसमें केस दर्ज किया गया था, जिसमें सेक्शन 18 है, उसके अंतर्गत ये पावर दी जाती है कि अगर कोई इनलीगल एक्टिविटीज़ में लगता है, जैसे आतंकवादी घटना में लगता है या उसके यहाँ से कोई बम पाया जाता है, जो असलहे पाए जाते हैं, तो उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का अधिकार रहता है। इसमें कोई लीगल रूप से ये नहीं बोल सकता कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इन सब तरीकों की बातें। लेकिन अब जैसे इनका घर तो टूट गया है, लेकिन कुछ लोग रोते ही रहते हैं, क्योंकि आप देख सकते होंगे हमारे देश के ही कुछ पॉलिटिशियन ऐसे लोग हैं जो स्टेटमेंट कुछ अपने चुनाव को जीतने के लिए, अपने लोगों को सिंपैथी इकट्ठा करने के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि पाकिस्तान की सरकार ले लें, वहाँ की संसद ले लें या वहाँ के मीडिया चैनल ले लें, सभी लोग उसी स्टेटमेंट को दिखाते हैं। आपने पूर्व में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी देखा होगा कि किन किन तरीकों की जो बातें हो रही थी उसको पाकिस्तान पूरी तरीके से अपने हिसाब से बना के और आधी अधूरी बात को पूरी तरीके से दिखा के एक भारत का एक गलत तरीके का नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा था। अब वहीं पे आप देखिए महबूबा मुफ्ती हैं, जो कि इन्होंने बोला डोंट ट्रीट दिल्ली ब्लास्ट सस्पेक्ट्स फैमिली लाइक क्रिमिनल्स। अब ये बताइए कि इन फैमिलीज़ को अगर क्रिमिनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, देखिए आप ही के परिवार का कोई बच्चा होगा जो कि आतंकवादी बन गया, अब उनसे अगर पूछताछ करेंगे तो अगरबत्ती दिया लेके तो बात करेंगे नहीं कि पहले अगरबत्ती करेंगे, आरती गाएंगे, उसके बाद वो बताना शुरू कर देंगे। उनसे तो उन्हीं की भाषा में पूछा जाएगा कि हाँ आपकी तरफ से आपके घर के बच्चे ने ये काम किया तो उसकी कैसी गतिविधियाँ थी, वो कहाँ आता जाता था, क्या करता था, क्यों इस चीज़ में शामिल हुआ। इन सब तरीकों प्रश्न पूछने के लिए प्यार से तो पूछेंगे नहीं, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां इनका जो अपना तरीका है उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे अनर्गल स्टेटमेंट देने का तो देखिए कोई सवाल बनता ही नहीं था। पर इन सब चीज़ों के लिए फेमस है कि ये हमेशा कुछ ऐसा स्टेटमेंट पास करती हैं जिसमें ये थोड़ा पाकिस्तान की तरफ टिल्ट होते हुए दिखाई भी पड़ेंगे आपको। आप चाहे पूर्व में कुछ फैसले इनके देख लीजिए, कोई इनका डिसीजन देख लीजिए, तो हमेशा के लिए इनका यही रहता है। अब चाहे जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, स्वायत्त राज्य का इनको एक राज्य का दर्जा दे दें ताकि पुलिस इनके अंडर में आ जाए। अब पुलिस इनके अंडर में आ जाए तो आराम से पुलिस को अपने हिसाब से चला सकते हैं। आज वो एक केंद्र शासित राज्य है, तो पुलिस कितने बड़े लेवल पे कार्य कर रही है कि ये आज जो इतने बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ये किस हद तक सही है या गलत, इसे अपने विचार तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ साथ हमारा चैनल है विद्यालय ग्लोबल, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कारम।